वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 टॉपिक की, जिसमें बात करेंगे पार्ट 2 की। सबसे पहले बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 पॉइंट आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करें मैनेजमेंट की, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। 3 चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन। एज एन आर्ट के अंदर क्या सेंस है कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। तो एज एन आर्ट का ये मतलब है कि यहाँ पे एक कला का यूज़ हो रहा है, यानी कि क्रिएटिविटी का यूज़ हो रहा है। क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, आप किसी वर्कर को कुछ भी नहीं समझा सकते। आपको लिख के भी बताना पड़ेगा, उन्हें कुछ याद करने के लिए भी देना पड़ेगा कि देखो आपके ये रूल्स हैं, इसको पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें मैनेजमेंट में नेचर का यूज़ करना होगा एज एन आर्ट। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि अब क्या अप्लाई कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि एक इंडिविजुअल कंपनी के अंदर है, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो, यहाँ पर एप्लीकेशन करना आना ज़रूरी है कि भाई आपको अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसको मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होती है, कुछ होते हैं इनको बहुत परफेक्ट नॉलेज होती है, बट कंपनी के अंदर हर किसी को सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हर एक सिंगल पर्सन को मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। लास्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब है कि कोई भी मैनेजमेंट का नेचर है उसमें ये देखा जाता है एज एन आर्ट में कि कैसे प्रैक्टिस की जाए, उसकी क्रिएटिविटी कैसे होगी। यानी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी। सपोज दैट एक कंपनी में आप 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो 5 ईयर्स से काम करते करते, एक वर्क करते करते आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि आप कम समय में बेहतर काम कर सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकंड बात करें मैनेजमेंट एज आ साइंस की। साइंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जो करोगे उसका रिटर्न में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो रखनी पड़ती है वो सिस्टमेटाइज रखनी होती है, यानी कि हर चीज़ हमें सिस्टम से करनी होगी। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कोई भी काम करना है वो सिस्टम से करना होगा। सिस्टम से काम करेंगे तो यहाँ पे कोई भी काम हमारा इम्परफेक्ट नहीं होगा, सारे काम परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे। सेकंड बात करें प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी काम होगा, आपको जो एक्सपीरियंस है वो प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होना चाहिए। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नहीं चलेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बेस्ट नहीं होगा। तो साइंस हमें यही सिखाता है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होगा आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्रिएट होगा। लास्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल
वैलिडिटी, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी होल ओवर एज अ साइंस कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वैलिड है हर जगह के लिए, यानी कहीं पे भी काम होगा तो वहाँ पे हर जगह सिस्टम से काम होता है, प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि एज अ साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, साइंस कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाएगा एज अ मैनेजमेंट के रूप में या एज अ फुली अपने साइंस के रूप में। लास्ट बात करें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपने प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, यानी कि अपने काम में परफेक्ट होते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि सबसे पहले जो आप काम कर रहे हो उसकी नॉलेज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहाँ पे ये भी है कि अगर आप परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो सामने वाला अगर परफेक्ट नहीं है तो उसको एंट्री नहीं की दी जाएगी। जैसे कंपनी के अंदर लीगल लॉयर होते हैं तो कंपनी को वही एडवाइस देते हैं, उनके अलावा कंपनी को कोई एडवाइस नहीं देगा। और दूसरे पर्सन्स की वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि आपके बीच में कोई भी वहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा। लास्ट है यहाँ पर सेकंड लास्ट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। काम तो होता रहेगा, उसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, लोगों का भी ध्यान रखना है, नैतिकता पे चलना है, यानी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, रूल्स हैं, वो सारे फॉलो किए जाएंगे। यहाँ पे भी लोगों का ख्याल रखा जाएगा, इन्वायरमेंट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ये भी देखा जाएगा, तभी तो मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। नहीं वो कहेंगे आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो अपने सेंस में बात करेंगे, वो आपके सेंस में कभी बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे जब हमारा मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम कंपनी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसलिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का होना भी ज़रूरी है। लास्ट है हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी कि लॉयर की बात करें या आपके कंपनी के अंदर कोई भी बंदा लीगल ऐसा लगा हुआ है कंपनी में सर्विस के लिए, तो उसका काम ही यही होता है सिर्फ सर्विस देना, यानी कि कंपनी वो बैठा इसीलिए कि वो सर्विस देगा, यानी कि अपने प्रोफेशनलिज्म का फ़ायदा उठाते हुए वो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल प्रैक्टिस के बेस पे आपको बताएगा कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ये बेसिक डायग्राम है, जब से मैनेजमेंट टॉपिक बना है जब से यही मैनेजमेंट का डायग्राम यूज़ होता है। ये आपका है टॉप लेवल, ये आपका हो गया मिडिल लेवल, ये आपका है लोअर लेवल। टॉप लेवल कहता है कि मुझे कुछ काम है तो वो काम बताएगा मिडिल को, मिडिल कहेगा मुझे किसको बताना है, लोअर को, लोअर कहेगा मुझे प्रॉब्लम्स है, मुझे टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे को यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, कैंटीन में खाना अच्छा नहीं है, तो वो सीधा बताएगा मिडिल को। मिडिल वाला कहेगा ये बात मुझे ऊपर तक पहुँचानी होगी और वो टॉप पे जाएगा, यानी कि अपने जीएम को, सीईओ को या एमडी को बताएगा। तो एक ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट की चेन है, जहाँ पर टॉप लेवल को कुछ भी कहना होता है लोअर लेवल से वो मिडिल लेवल का सहारा लेता है, वो कभी डायरेक्ट लोअर लेवल पे नहीं जाता है। मिडिल लेवल क्या करता है कि बिना लोअर लेवल के टॉप लेवल को जवाब नहीं देता, वो मिडिल लेवल पे जाएगा, उनकी परेशानियाँ भी पूछता है और उनको भी ऑर्डर देता है। और फिर लोअर लेवल कहता है कि मिडिल वाले जो पर्सन है यहाँ पे एम्प्लॉय, वो मेरी बात को नहीं सुन रहे, यानी मेरे जो सर है वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट टॉप लेवल पे जाने का उनका राइट होता है। इन केस अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो कोई परेशानियां हैं और वो मिडिल लेवल को बताने जा रहे हैं, अगर मिडिल लेवल ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया तो उस सेंस में वो क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जाते हैं। उनका राइट है वो टॉप मैनेजमेंट पे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। अब बात करें टॉप लेवल के अंदर कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं। सीईओ, ये तो एम्प्लॉयर होगा एक तरीके से। एमडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी, यानी कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके एमडी, ये लोग आ जाते हैं हाई लेवल पे। मिडिल लेवल की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके प्रोडक्शन मैनेजर,
प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर, अकाउंट मैनेजर। लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग के सेंस में बात करें तो क्लर्क, और कंपनी के सेंस में बात करें तो सुपरवाइज़र। ये होती है चेन। टॉप लेवल का काम क्या होता है? प्लानिंग करना। प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग भी कर देते हैं, लेकिन साथ साथ में जो मिडिल लेवल है वो भी इनकी हेल्प करते हैं। अगर टॉप लेवल की बात करें तो उनका काम है सिर्फ प्लानिंग करना। मिडिल लेवल उनकी प्लानिंग को ऑर्गेनाइजिंग में कन्वर्ट करवाते हैं, यानी हेल्प करते हैं उनकी, और लोअर लेवल उस पर वर्क करते हैं। ये था हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की। ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल। तो बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कहते हैं इट इज़ दैट द फोर्स बाइंड्स ऑल द अदर्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटी which as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है? एक तालमेल है जो लोगों को आपस में बांध देता है एक काम करने के लिए, यानी कि उनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप कर देता है कि वो लोग एक मजबूर हो जाते हैं एक साथ ग्रुप में काम करने पे, और वो हंस के एक दूसरे के साथ काम करते हैं खुशी खुशी। उनके काम में इंक्लूड होता है सबसे पहले एम, कि उनका एम क्या है। सबसे पहले उनके काम में यही चीज़ देखी जाती है कि हमारा एम क्या है, यानी हमारा टारगेट क्या है। वो चीज़ें देखकर वो तालमेल बनाते हैं अपना, और अब प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका टारगेट ये होता है कि सबसे पहले हमें सेल, परचेज़, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर परचेज़ की। परचेज़ में कैसा कोऑर्डिनेशन होगा कि एक एम्प्लॉई है या एक कंपनी का ओनर है, वो रॉ मटेरियल लेने के लिए मार्केट में जाता है, तो वहाँ पे भी उसका कोऑर्डिनेशन मार्केट वालों से यानी रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तभी आपको रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाएगा। तो परचेज़ में क्या करेगा? वो रॉ मटेरियल लाइक मशीनरी, रॉ मटेरियल के अंदर जो भी उसका प्रोडक्ट का सामान है वो आएगा। रॉ मटेरियल के बाद फिर वो क्या करेगा? यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, और विदाउट कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो प्रोडक्शन का क्या काम होता है? रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फाइनल गुड्स। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं? सेल करते हैं। अब सेल्स मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेल्स वर्कर का। अगर उसके साथ बेस्ट कोऑर्डिनेशन उनका, तो वो उसका कहना कभी नहीं डालेंगे और मैक्सिमम सेल करके देंगे। फिर बात करते हैं फाइनेंस की। कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी पे लोगों को भरोसा हो गया कि हमारा मार्केट में प्रोडक्ट बहुत अच्छा लॉन्च हो रहा है, तो उस बेस वो क्या करते हैं? सोचते हैं कि हमारे फाइनेंस वाले जो हैं उनसे हमारी कंटिन्यू बनी रहे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो इजी तरीके से हमें अमाउंट या हमारे ऊपर अमाउंट लगा सकें, यानी फाइनेंस कंपनी में कर सकें। इसके बाद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। यानी कि ये जोड़ता है ग्रुप एफर्ट को, यानी कि जो काम कर रहे हैं, ग्रुप काम कर रहा है, उनकी तालमेल बनाता है उनके बीच में, उनको जोड़ता है ताकि वो इजी तरीके से अपने टास्क को अचीव कर सकें। दूसरा पॉइंट होता है इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। वो इंश्योर हो जाता है कि काम जो होगा वो मिल के होगा, यानी कि सब लोग मिलकर काम करेंगे। एक्शन जो होगा, एक्ट जो होगा, वो काम मिलकर होगा। कोऑर्डिनेशन से ये श्योरिटी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। थर्ड पॉइंट ये है कि वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन किसी भी फील्ड में, या टॉप, मिडिल, लोअर, कोई छोटी कंपनी, मल्टीनेशनल, MNCs हो,
या कोई ब्रांड कंपनी हो, सभी में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एवरी स्टेप्स विदाउट कोऑर्डिनेशन कांट हैंडल। कोई भी स्टेप्स जो है वो कोऑर्डिनेशन के बिना हैंडल नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जब तक रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स बन के मार्केट में ना चला जाए और उसके ऊपर फाइनेंस ना हो जाए, जब तक नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन कंपनी में नहीं हो रहा है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल परवेसिव फंक्शन है, हर जगह इस्तेमाल होगा, किसी भी फील्ड में कहीं पे भी इसका इस्तेमाल होना है। ऑल परवेसिव फंक्शन यानी कि इसका इस्तेमाल हर फील्ड में होना है, एवरी स्टेप, हर जगह। लास्ट है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जितने भी कंपनी में मैनेजर हैं, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में बना के रखें। यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद बात करते हैं लास्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की क्या खूबियाँ हैं इसकी भी यही खूबियाँ, ग्रोथ इन साइज, यानी कि कंपनी में कोई भी काम हो रहा है उसका साइज़ बढ़ाने में या ग्रोथ करने में हेल्प करता है। भाई अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो अच्छा काम होगा, बेहतर तरीके से काम होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो साइज़ तो बढ़ना ही बढ़ना है कंपनी का भी और प्रोडक्ट का भी। फिर है फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन। काम अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है पर मिल के लोग एक साथ ही करते हैं। काम को अलग अलग एक परफेक्ट बंदे पे अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। इसके काम भी अलग अलग हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले होता है। लास्ट है स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन से ये होता है कि अगर हम किसी एक बंदे को एक परफेक्ट काम में लगा दें तो उस काम में वो स्पेशल हो जाता है, यानी कि उसकी बेहतरीन तरीके से टेक्निक यूज़ होती है वहाँ पे। इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेशलाइजेशन का काम भी करता है। अच्छा तालमेल होगा तो लोग अपना अपना काम करेंगे बेहतर तरीके से और उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल बात करते हैं बिजनेस चैप्टर 2 के पार्ट 1 की। थैंक यू।